हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, मानव संसाधन, कक्षा 8 का लास्ट टॉपिक है ये। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उसी समय महत्वपूर्ण होती है जब वे लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपने आवश्यकताओं और योग्यताओं से उस संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व भर में समान रूप से वितरित नहीं है, यानी जनसंख्या कहीं अधिक है कहीं कम है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी संख्या, लक्षण भी बदलते रहते हैं। इस बॉक्स में क्या दिया है? भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। मानव संसाधन मंत्रालय किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास रोजगार योजना PKY 2015 में शुरू की गई थी। 2016 से लेकर और 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य रखा गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? कि लोगों को प्रशिक्षित करना, उनको काम सिखाना और रोजगार के लिए जिम्मेदार बनाना। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग रहते हैं उससे जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। यानी भूपृष्ठ पे कहीं लोग अधिक रहते हैं, कहीं कम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से ज़्यादा भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करती है। यानी 90% जनसंख्या 30% भूमि पर निवास करती है। बाकी 70% भूमि पर केवल 10% जनसंख्या रहती है। विश्व में जनसंख्या वितरण अंततः असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं, कुछ क्षेत्रों में विरल जनसंख्या है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के घने बसे क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत, विषुवतीय वनों में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। विषुवतीय वर्त के दक्षिण की ओर अपेक्षा विषुवतीय वर्त के उत्तर में अधिक लोग पाए जाते हैं। विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, यहाँ पर यह समझाई गई बात कि विश्व में 100 लोग माने गए हैं। जो पीले रंग के लोग हैं ये एशिया में रहते हैं, यानी एशिया में जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यूरोप में रहते हैं ये लाल रंग के लोग। जो ये लाल रंग के लोग हैं यूरोप में रहते हैं। फिर ये ब्लैक रंग के लोग हैं या नीले रंग के लोग हैं, ये यहाँ पर रहते हैं। फिर आपको दिखाई दे रहा है ये नीले रंग के लोग कहाँ पर रहते हैं? ये रहे। और फिर लाल रंग के लोग ये रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया बोला जाता है जिसे, उसमें केवल हरे रंग के लोग दिखाए गए हैं। ये लोग रहते हैं, बहुत कम लोग। सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप में है? जहाँ पर हरे लोग हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। एशिया के बाद किस में आती है? यूरोप में आती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का वितरण दिखाया गया, देख लीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या किस में है? चीन में है। सेकंड नंबर किसका? भारत का। तीसरा नंबर किसका है? USA का है। और चौथा नंबर इंडोनेशिया का है। ये 4 स्थान आप याद रखेंगे। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा USA, चौथा इंडोनेशिया, पाँचवा ब्राज़ील और पाकिस्तान का नंबर 6वां है। बांग्लादेश का नंबर 7वां है। आगे जनसंख्या घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र को 1 किलोमीटर भी कहा जा सकता है। में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। ये भी के पृष्ठ इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इन जनसंख्या को किस में व्यक्त किया जाता है? किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है।
सामान्य रूप से जनसंख्या को किस में व्यक्त किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। याद रखें एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या कितनी है? 51 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी और दक्षिणी एशिया में है, यानी एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इस बॉक्स में क्या दिखाया गया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है और विश्व का कितना है? 51 है। आप तुलना कर सकते हैं कि भारत में कितने ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतलाकृति। लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में अधिक रहते हैं, यानी पर्वतों और पठारों पर घाटियों में जनसंख्या कम पाई जाती है, मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्योंकि मैदानों में खेती करना आसान है, विनिर्माण क्रिया है, सेवाएं क्रिया भी उपयुक्त मात्रा में मिल जाती हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे मैदानों में से एक है। एंडीज, आल्प्स, हिमालय में विरल जनसंख्या पाई जाती है। जलवायु। यहाँ पर मरुस्थल के बारे में नहीं बताया गया है। मरुस्थल में जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ बंजर भूमि है, वहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है। और आगे है जलवायु। जलवायु में भी जलवायु का असर लोगों पे पड़ता है। जहाँ जलवायु लोगों के रहने के अनुकूल होती है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन जहाँ लोगों के रहने के लिए जलवायु प्रतिकूल होती है वहाँ जनसंख्या नहीं पाई जाती है। लोग सामान्य रूप से श्रम जलवायु वाले अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंड में नहीं पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक ठंडी है, वहाँ लोगों की संख्या या जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। सहारा मरुस्थल, रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अंटार्कटिका और भारत में आपको पता है कि राजस्थान में जनसंख्या बहुत कम है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की तुलना में। आगे है मृदा। मृदा भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जहाँ उपजाऊ मृदा होगी वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन का हवांग हो, चांगयांग, मिस्र का नील नदी उपजाऊ मैदान है, यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लेकिन भारत के थार मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है। जल भी बहुत प्रभावित करता है। जहाँ पर लोगों को पीने योग्य और अन्य उपयोग किए गए उपलब्ध जल होगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं, प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल यानी साफ शुद्ध पीने का जल अधिक हो। विश्व की नदी घाटियों में बस घने बसे हैं, जबकि मरुस्थल विरल बसे हैं। एक छोटी ट्रिक आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जल से। आज तक जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मिस्र सभ्यता हो, मेसोपोटामिया हो, सब की सब कहाँ बसी हैं? नदियों के किनारे बसी हैं। जैसे आपको पता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सिंधु नदी के किनारे। और मिस्र सभ्यता नील नदी के तट पर। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के तट पे बसी थी, यानी जहाँ पानी है वहीं जनसंख्या है। आगे खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्रों में भी अधिक बसे होते हैं लोग। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खाने, दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खाने हैं। कहाँ पर? याद रखेंगे, इसको एग्जाम पूछा जाता है। मध्य पूर्व में तेल की खोज, इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में लोग अधिक क्यों रहते हैं? जहाँ खनिज पाया जाता है, क्योंकि लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार मिल जाता है। चाहे कैसी ही मृदा हो, कैसी ही जलवायु हो, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर निवास करेंगे क्योंकि उनको वहाँ पर रोजगार मिलता है। आगे है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कौन से हैं? औद्योगिक क्षेत्र, वही जहाँ खनिज मिलते हैं वो भी एक आर्थिक क्षेत्र में आता है। लोगों की संख्या को प्रभावित करता है। जापान के ओसाका, भारत के मुंबई गणे बसों में से एक हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म, सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों पर लोग अधिक आकर्षित होते हैं। जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, यहाँ पर लोग अधिक पाए जाते हैं। ये कैसे शहर हैं? ये एक धार्मिक शहर हैं, सांस्कृतिक शहर हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में घने बस लोग होते हैं। जैसे पुणे, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, अच्छे आवास होंगे और शिक्षा अच्छी होगी, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। ये जीवन प्रत्याशा क्या लिखा है यहाँ देख लीजिए। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवन रहने की आशा की जाती है। यानी व्यक्ति अपनी इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि एक व्यक्ति औसतन कितनी उम्र तक जीता है। जैसे भारत में लगभग एक व्यक्ति 67 वर्ष तक जीता है।
आगे है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या से परिवर्तन है। एक निश्चित अवधि में लोगों का परिवर्तन, यह परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये ऋणात्मक भी हो सकता है और ये धनात्मक भी हो सकता है। किन कारणों पर डिपेंड करता है? ये मृत्यु पर डिपेंड करता है, जन्म पर डिपेंड करता है और प्रवास पर निर्भर करता है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ी हुई है, जैसे 6 चित्र में दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में जन्म मृत्यु के पर निर्भर करता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही मृत्यु हो जाती थी, यानी उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। ऐसा इसलिए था कि उसमें वही बात है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। सभी यानी अधिकतर लोग भूखमरी से मर जाते थे। किसान सभी लोगों के भोजन आवश्यकताओं पूरा करने में असमर्थ थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। याद रखेंगे 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मात्र 1 अरब थी। 150 वर्षों में 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई थी। इससे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 1959 में जनसंख्या वृद्धि हुई, इसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। याद रखेंगे कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी? 3 अरब पहुंच गई थी। कब? 1959 में। आगे है 1999 में 30 वर्ष की अवधि से जनसंख्या दुगनी हो गई थी, 6 अरब हो गई। 1999 में जनसंख्या 30 साल में दुगनी होगी, 6 अरब होगी। कारण क्या था? स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और जो भूमि है, किसान है, अधिक पैदावार करने लगे थे, जिससे जनसंख्या का पेट बढ़ने लगा था। इस वृद्धि के मुख्य कारण था खाद्यापूर्ति, औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी। जन्म दर अभी भी क्या थी? उच्च थी, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई थी, इस कारण से जनसंख्या बढ़ रही थी। आगे है जन्म को साधारणतः जन्म दर में आका जाता है। जन्म दर प्रति 1000 पुरुषों पर, हम पहले भी कर चुके हैं, 1000 पुरुषों पर जीवित जन्म लेने वाले कौन से जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मापा जाता है। यानी 1000 व्यक्तियों पर जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें मापा जाता है। मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1000 पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के लिए प्राकृतिक कारण है। याद रखेंगे प्राकृतिक कारण कौन से? जनसंख्या परिवर्तन के जन्म और मृत्यु। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। यानी कोई देश है, उसमें जब जनसंख्या परिवर्तन होता है या मृत्यु दर अधिक होती है, जन्म दर अधिक होती है, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। आप देख रहे हैं यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी, यहाँ पर यदि यहाँ पर जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या में कमी आएगी, जनसंख्या स्थिर रहेगी, जनसंख्या वृद्धि, ये दिखाए गए हैं। विश्व की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर है। प्राकृतिक वृद्धि दर आप समझ चुके हैं क्या है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हो जाता है। लोग एक देश में या देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। उत्प्रवासी लोग वे होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी जो आते हैं, इसको याद कर सकते हैं, आते थे अप्रवासी होता है। वैसे उत्प्रवास अपना यहाँ पर उत्प्रवास मतलब छोड़ना और अप्रवास मतलब आना। मान लीजिए ये बाहर से कोई व्यक्ति जाता है ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे उसको अप्रवास, ऑस्ट्रेलिया में आया है, और भारत से गया है उसको बोलेंगे उत्प्रवास। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास क्या होता है? अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। यानी किस द्वारा? अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है, यानी दूसरे देशों से लोग आकर बस गए हैं। कहाँ पर? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने तथा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या की कमी हुई है। यानी सूडान एकमात्र देश ऐसा है जिसमें से अधिकतर लोग दूसरे देशों में चले गए हैं, इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या में क्या आ गई? कमी आ गई है। लेकिन लोगों के अधिक जाने के कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वृद्धि हुई है।
ये क्या लिखा है यहाँ पर, अप्रवास आपको समझा दिया, जहाँ व्यक्ति आता है वो प्रवास जहाँ छोड़कर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों को की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर चले जाते हैं। आगे जनसंख्या परिवर्तन प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व में की कुल जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि समान नहीं है। किसी देश में तो अधिक है, किसी देश में कम है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। यानी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसमें भी केन्या देश में है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं। यानी यहाँ पर जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके बोलते हैं, जिसे निम्न जन्म दर है, यानी जन्म दर भी बहुत कम है और मृत्यु दर भी बहुत कम है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? मंद होगी है। यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे इतने कम हैं कि एक महिला अपने जीवन लाइफ में केवल एक बच्चा ही पैदा करती है, वो भी करे या न करे। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दिखाई गई है विश्व की। आगे है जनसंख्या संघटक। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हम उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं, व्यवसायों आदि आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। लोगों की आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय आय के स्तर में एक दूसरे से भिन्न है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानने के लिए आवश्यक है। चलते हैं आगे है जनसंख्या पिरामिड। एक देश की जनसंख्या के संगठन का अध्ययन करने के लिए, किसी देश की जनसंख्या के संगठन का अध्ययन करना है तो उसके लिए पिरामिड की आवश्यकता होगी। आयु लिंग पिरामिड बोलते हैं जिसे। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित की जाती है, 5 से 9, 10 से 14। कुल जनसंख्या की प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित की जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है। आश्रित लोग कौन होते हैं चलिए देखते हैं। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आश्रित किसे कहते हैं। आश्रित लोग कौन से होते हैं? 15 से नीचे और 65 से ऊपर के व्यक्ति होते हैं। इसमें महिला व पुरुष दोनों शामिल हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत लाते हैं। कार्यरत आयु वर्ग कौन सा होता है? 15 से लेकर 65 तक का होता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं तो आधार कैसा होता है? चौड़ा होता है। जिस देश की जनसंख्या जन्म दर भी उच्च होगी, मृत्यु दर भी उच्च होगी, तो वहाँ के जनसंख्या का आधार कैसा होगा? चौड़ा होगा। उदाहरण के लिए केन्या का दिखाएगा, देख लीजिए इसका आधार कितना चौड़ा है और ऊपर से कैसा संकरा है। ये ऊपर तीव्र संकरा होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें अधिकतर मृत्यु शैशव यानी बचपन में ही हो जाती है, कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसीलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम होते हैं, यानी यहाँ पर बूढ़े लोग बहुत कम हैं। इसकी स्थिति कन्या पिरामिड में दर्शाई गई है। जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, किनकी बच्चों की युवा आयु वर्ग पिरामिड चौड़ा होता है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड का दृष्टिकोण है। भारत में ऐसी ही अवस्था है, बच्चे जन्म लेते हैं और प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्ष अधिक होते हैं।
इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती श्रम शक्ति होती है। ऐसा पिरामिड भारत में है। देख लीजिए, भारत में ऊपर संकरा है, लेकिन बीच से क्या है, मोटा है ये। आगे है कम जन्म दर वाले जापान देश में आधार पिरामिड संकरा होता है। आधार पिरामिड संकरा होता है। घटती मृत्यु दर, यानी मृत्यु दर में कमी हुई है और वृद्ध लोगों की आयु अधिक हुई है। वृद्ध लोगों की जनसंख्या अधिक हुई है किसमें, जापान में। चलिए जापान के पिरामिड के द्वारा समझते हैं। देख लीजिए, ये जापान का पिरामिड है। बच्चे जन्म कम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वृद्ध भी अधिक है। ये वृद्ध जनसंख्या आती इसमें 70 वर्ष तक। इसमें वृद्ध जनसंख्या अधिक है, यानी यहाँ युवा कम है, वृद्ध जनसंख्या अधिक है जापान में। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। भारतवासी भाग्यशाली हैं, हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादन बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए अवसर प्रदान के शिक्षित होना चाहिए। यानी भारत एक भाग्यवान देश है जहाँ पर युवा सबसे अधिक हैं। इन युवाओं को शिक्षित बनाना चाहिए। भारत एक विकसित देश बन सकता है। जापान के पास बूढ़े लोग अधिक हैं। चलिए आगे करते हैं अभ्यास के प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के किस रूप में वितरित है। यानी जनसंख्या वितरण ये होता है कि जनसंख्या किस प्रकार से फैली है। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या वितरण परिवर्तन होता है? आपको पता है, जन्म दर मृत्यु दर से होता है, विवाह से भी होता है लेकिन कम होता है। प्रवास एक विवाह का ही पार्ट है, क्योंकि विवाह में लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल में आती है। लड़की क्या करती है, प्रवास करती है। प्रवास में ही शामिल होता है ये भी। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। कितनी हो गई थी? 6 अरब, हमने ऊपर पढ़ा था। और 1959 में कितनी थी? 3 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठक का आरेख है। बिल्कुल सही है, पहला ही। जनसंख्या पिरामिड के द्वारा आयु लिंग संगठक को दर्शाया जाता है। आगे दिए गए हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान पर लेते हैं। जब लोग किस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह है घना बसा हुआ क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों में अंतर्गत अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वरा जमीन पाए जाते हैं। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं जो लास्ट में दिए होते हैं लेसन के कुछ टिप्स। एक प्रश्न तो यहाँ से बनता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या आते हैं? मूल अधिकार आते हैं। भाग 3 12 से 35। एक चीज ट्रिक है दोस्तों, आपको यहाँ ट्रिक बताता हूँ। एक 12 गुणा में 3 कितना होता है? 12 तिया 36, यानी 12 से लेकर 35 तक क्या हुए? मूल अधिकार। और इनको 3 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तीसरा क्या है? भाग है। इस प्रकार तीनों याद हो सकते हैं आपके। 12 तिया 36। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, इनको आप वीडियो रोककर अच्छे से याद कर लें। चलिए लेसन ये समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।